हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर भाई डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास 2023 फाइनल एग्जाम के लिए। अध्याय 3 है, परिवहन चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। तो इसका हम 2 चैप्टर पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। जो 2023 एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसका तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन को एक बार नहीं सही, 2 बार सही, 2 बार नहीं सही, 3 बार सही। क्वेश्चन को हम लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद हमको आंसर टिक करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन समझे हम आंसर टिक करने से मेरा आंसर जो है सो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे कहते हैं वैसे कीजिए। क्वेश्चन को एक बार 2 बार सही, एकदम आराम से टेंशन फ्री होकर क्वेश्चन को पढ़िएगा। एग्जाम हॉल हो चाहे कहीं भी हो, हड़बड़ाइएगा नहीं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एकदम ध्यानपूर्वक अच्छा से। एक बार नहीं सही, 2 बार सही, ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, फिर ऑप्शन को पढ़िए, चारों ऑप्शन को देखिए एक बार। ऐसा नहीं कि एक में टिक कर दीजिए, 2 को 3 को पढ़ के। चारों ऑप्शन को पढ़िए, रीड कीजिए। उसके बाद आंसर जो लगे उसको टिक कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा होता है। निम्नांकित यानी कि पौधों में जो होता है, यानी कि प्लांट में खाद्य पदार्थ का परिवहन यानी कि ले जाने और लाने का काम इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जाइलम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली द्वारा, ऑप्शन डी है कॉर्टेक्स द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो खाद्य पदार्थों जो है सो प्लांट यानी कि पेड़ पौधा में ले जाने का काम करता है। तो एक का राइट आंसर क्या होगा, तो एक का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बी जो जाइलम। ऑप्शन नंबर पहला है जाइलम। जाइलम जो है सो पेड़ पौधे में ही वो जल ले जाने का काम करता है, यानी कि वाटर ढोने का काम करता है। और फ्लोएम जो है सो खाद्य पदार्थ ले जाने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। जंतु में पाया जाता है, या जाइलम में पाया जाता है, या फ्लोएम में पाया जाता है, या एक कोशिकीय पौधों में पाया जाता है। तो चालनी नलिकाएं कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, फ्लोएम में पाया जाता है चालनी नलिकाएं। तो फ्लोएम किस में पाया जाता है, जंतु में या पेड़ पौधा में यानी कि प्लांट में, एनिमल में, या एनिमल बोलते हैं जंतु को और प्लांट बोलते हैं पेड़ पौधा को। तो किस में पाया जाता है फ्लोएम, तो पिछला वीडियो में हम किए हैं। तो पेड़ पौधा में, ये प्लांट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो फ्लोएम में। और फ्लोएम किस चीज़ का काम करता है, तो पेड़ पौधा में खनिज पदार्थ को भूमि से यानी कि जड़ से तना तक, यानी कि पेड़ पौधा के सभी भागों में, ऐसे भी बोल सकते हैं पत्तियों, डाली जिसको डाढ़ भी बोलते हैं, ये सब में यानी कि पूरे पेड़ पौधा के सभी अंगों में पहुंचाने का काम जो करता है खाद्य पदार्थों का, वो फ्लोएम करता है। और जल ढोने का काम कौन करता है, तो जाइलम। जौ से जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। यानी कि पौधे के बाहरी मतलब बाहर, यानी कि पेड़ पौधा के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है।
तो ऑप्शन ए है अवशोषण, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी है परिवहन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसका राइट लग रहा है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन है जो पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जल के अवशोषण एवं परिवहन में, अवशोषण एवं, या अवशोषण मतलब होता है चूसना, ठीक है, अपनी ओर चूसना, यानी कि मान लीजिए तो कोई भी चीज़ सोखता है, अपनी ओर सोखता है। तो जल के अवशोषण एवं परिवहन में, परिवहन मतलब आवागमन, ढोने, लाने और ले जाने। तो परिवहन में जल की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाला दाब को क्या कहते हैं? जल के अवशोषण एवं परिवहन यानी कि चूसना और यानी कि सोखना और परिवहन में यानी कि ले जाना और लाने में जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाला दाब को क्या कहते हैं? तो जाइलम जो है सो यहाँ बोल रहा है कि परिवहन क्या, कौन सा? तो जाइलम यहाँ पर डिफाइन कर चुका है, यानी कि हमको बता दिया है जाइलम। तो जाइलम क्या चीज़ ढोने का काम करता है? तो जानते हैं, पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं, जल। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक करना नहीं भूलेगा, और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए। तो आप लोग एक लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों को जोड़िएगा इस चैनल से। तो जल जो है वो जाइलम जो है जल ढोने का काम करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ। तो जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाला दाब को क्या कहते हैं? मतलब जब ले जाता है, दाब मतलब होता है प्रेशर कैसा पड़ता है? प्रासरण दाब पड़ता है या विसरण दाब द्वारा जाइलम जो है सो वाहिकाओं यानी कि इसमें उत्पन्न होता है। जब जल ले जाता है तो इसको कैसा महसूस होता है? भीड़ पड़ता है। प्रासरण दाब पड़ता है या विसरण दाब पड़ता है या अस्फीति दाब पड़ता है या मूल दाब पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, मूल दाब पड़ता है। यानी कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम जो है सो वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाला दाब को मूल दाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? यानी कि खनिज लवण जो है धरती में, पृथ्वी में वो किस रूप में करते हैं? अणु के रूप में करते हैं, या यौगिक के रूप में करते हैं, या आयन के रूप में करते हैं, या इनमें सभी के रूप में करते हैं? तो पौधे किस रूप में खनिज लवणों का जो है पृथ्वी यानी कि अर्थ से अवशोषण करते हैं, यानी कि सोखते हैं, अपनी ओर खींचते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, आयन के रूप में खनिज लवणों का अवशोषण पौधे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जन करता है? यानी कि औसतन माना गया है कि एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के, अपने वजन के, एक पौधा मतलब होता है छोटा, पेड़ मतलब होता है बड़ा। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि पौधा कहते हैं छोटे से को, और बड़ा जो रहता है उसको पेड़ कहते हैं। तो एक पेड़ अपने जीवन काल में, मतलब जब तक वो जीवित रहता है, तो अपने जीवन काल में अपने भार की यानी कि अपने वजन के कितना गुना जल जो है सो वाष्पोत्सर्जन कर दिया होता है या जल निकाल चुका होता है? तो ऑप्शन ए में है 2 गुना, ऑप्शन बी में है 4 गुना, ऑप्शन सी है 100 गुना, और ऑप्शन डी है 10,000 गुना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, सी से 100 गुना। ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी से 100 गुना जो है सो एक पेड़ यानी कि जब तक वो जीवित रहता है तब तक वाष्पोत्सर्जन में वो 100 गुना जो है सो जल को वाष्पोत्सर्जन में निकाल देता है, यानी कि जल को बाहर निकाल देता है वाष्पोत्सर्जन करके। ऐसे समझिए पसीना, हम लोग का शरीर से पसीना निकलता है ना, उसी तरह
वह जल को वाष्पोत्सर्जन यानी कि अपना शरीर से वाष्पोत्सर्जन करके पानी को निकाल देता है पेड़ पौधा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है, यानी कि पौधे में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण वही आवागमन या परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह किधर से किधर होता है पूछ रहा है। ताना से पत्तियों की ओर होता है। ताना मतलब समझते हैं ना, डार ठेठी में आमतौर पर भाषा में बोले तो डार, चाहे डाली भी बोल सकते हैं। तो ताना से पत्तियों की ओर यानी कि डाली से पत्ती की ओर या फिर डाली से जड़ की ओर, डाली से जड़ की ओर, या सी ऑप्शन है जड़ से ताना की ओर यानी कि रूट से स्टेम की ओर, और ऑप्शन डी है अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले, यानी कि अधिक सांद्रता वाले भागों से अधिक सांद्रता वाले भागों की ओर होगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी कि आवागमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाइलम वाहिकाओं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? जाइलम वाहिकाओं, तो जाइलम का क्या काम है? तो जल को परिवहन करना, ले जाना, ढोने का काम करता है जाइलम जड़ से पेड़ पौधा के सभी अंगों में। तो जाइलम वाहिकाओं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया गया है मृत कोशिकाएं, ऑप्शन बी में है जीवित कोशिकाएं, ऑप्शन सी में है कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी कि जाइलम वाहिकाएं जो है सो किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? मृत कोशिकाएं हैं या जीवित कोशिकाएं हैं या कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं हैं। क्या है इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, जाइलम वाहिकाएं जो है सो मृत कोशिकाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह भारतीय भवन का क्वेश्चन है। भारतीय भवन बुक जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बिहार में अधिकतर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है सो भारतीय भवन ही चलाया जाता है, तो भारतीय भवन है बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया है, आप लोग को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, चालनी पट्ट यानी कि श्रेय फ्लैट कहाँ अवस्थित रहता है? चालनी पट्ट कहाँ अवस्थित रहता है? पेड़ पौधा में चालनी पट्ट कहाँ अवस्थित रहता है? जंतु में तो पाया ही नहीं जाता। ये ऑप्शन नंबर ए है जाइलम वाहिकाओं के बीच में पाया जाता है, या मार्ग कोशिकाओं में, मार्ग मतलब रास्ता, कोशिकाओं की रास्ता में। ऑप्शन सी है चालनी नलिकाओं के बीच में पाया जाता है, आई ऑप्शन नंबर डी है मूल रोम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, चालनी नलिकाओं के बीच में जो है से चालनी पट्ट रहता है। तो देखिए ऑप्शन मिलता जुलता है, चालनी पट्ट यानी कि चालनी और चालनी नलिकाओं, इनमें से इससे भी नहीं मैच करता है, इससे भी मैच नहीं करता है, इससे भी मैच नहीं करता है, इससे मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, चालनी नलिकाओं के बीच जो है से चालनी पट्ट अवस्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? पूछ रहा है यहाँ पर, आप एक्सेप्ट कर चुका है, उस समय से पूछ रहा था कि खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, जल का परिवहन किसके माध्यम। आप पूछ रहा है जो खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है यानी खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण, यानी कि जब फ्लोएम इसको ले जाता है तो इसके स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। ले जाने में खाद्य पदार्थ को फ्लोएम अगर ले जा रहा है तो इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है कि नहीं? बिना ऊर्जा के ले जाता है, बिना ताकत के। ऑप्शन ए में है नहीं, ऑप्शन बी में है हाँ, ऑप्शन सी में है कभी कभी होता है, ऑप्शन डी में है खास परिस्थितियों में। ऑप्शन समझिए, मतलब खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से जब स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है, जब खाद्य पदार्थों का फ्लोएम जब ले जाता है तो इसकी ऊर्जा के उपयोग होता है नहीं। ऑप्शन बी में है हाँ होता है, और ऑप्शन सी में है कभी कभी होता है, मतलब कोई सामान को ले जाते हैं तो कभी कभी ताकत लगता है और कभी कभी नहीं। और ऑप्शन डी कहता है खास परिस्थितियों में, मतलब वैसा जरूरत पड़ता है तब ऊर्जा का उपयोग पड़ता है, यानी तो बिना ऊर्जा के उपयोग से किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं।
बिना ऊर्जा के तो अपना शरीर भी ढोया नहीं जा सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते। देखते कहीं भीड़ भाड़ इलाका में ऊर्जा की आवश्यकता होता है, उस समय ऊर्जा उतना नहीं पूर जाता है। अब ऑक्सीजन नहीं पूरने के कारण जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऊर्जा भी नहीं बनेगा, और ऊर्जा नहीं बनेगा तो हमारा शरीर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। इतना समझ लीजिए कि किसी भी बाइक या किसी भी वैन में, गाड़ी में अगर डीजल या पेट्रोल नहीं हो तो वो गाड़ी अपना शरीर एक जगह से दूसरी जगह पार्ट पुर्जा नहीं ले जा सकता। उसी तरह हम लोग हैं, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो उसमें ऊर्जा खपत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। हाँ, होता है, वास्तविकता है जो होता होगा, होता है, नहीं तो बिना ऊर्जा खपत हुए कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आप लोग को पढ़ाते हैं, इसमें भी ऊर्जा खपत होता है, तो आप लोग के एक लाइक करने में ऊर्जा खपत नहीं होगा, तो आप लोग एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, और स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि खुद को भला तो सबको भला, किसी के बारे में बुरा मत नहीं सोचना है, सबको भला तो खुद को कुछ दिक्कत होता है शुरुआती में किसी को भलाई करने में, फिर भी तो अच्छा बनने के लिए तो दिक्कत कुछ उठाना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और वही आगे जाके जीत होता है। आप लोग ये सोचिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? बस बुरा बनने के लिए, खराब बनने के लिए तो कोई बातें नहीं, जो मन किया वो कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? यानी कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों की परिवहन यानी कि ले जाने की दिशा क्या होती है? केवल ऊपर की ओर जाता है या केवल नीचे की ओर आता है? ऑप्शन सी है ऊपर और नीचे दोनों जाता है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते होंगे तो हम जितना बात बोलते हैं सब अपने आप में किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है। तो पौधों में जब जल खनिज को ले जाया जाता है तो क्या ऊपर से केवल ऊपर की ओर जाता है या केवल नीचे की ओर आता है? सी, ऑप्शन नंबर सी है ऊपर और नीचे दोनों की ओर आता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझते होंगे मेरी बात को, तो क्वेश्चन को टिक कर चुके होंगे, और हर एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, अच्छी तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? केवल ऊपर की ओर। सोचिए, अपने आप से रिलेट करके सोचिए। देखिए, पढ़ाई को आप लोग बोझ मत समझिए, ठीक ना? पढ़ाई को अपने दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ से यूज करके, पढ़ाई एक डेली लाइफ यानी कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो चीज़ किताब में है, वो हम लोग को डेली लाइफ से कॉन्टेक्ट है, जुड़ा हुआ है, ठीक ना? तो अपने आप को पढ़ाई से दूरी नहीं बनाइए, क्लोजअप बनाइए, नज़दीकी बनाइए। पढ़ाई डेली लाइफ में यूज होता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, कोई भी चैप्टर, मैथ बहुत लड़का को भारी लगता है, बहुत स्टूडेंट को भारी लगता है। देखिए, मैथ बगैर हम जोड़ सकते हैं किसी भी हिसाब को, कहीं भी डेली लाइफ में यूज होता है, हर जगह जोड़ते हैं। एक बच्चा भी 1 रुपया 2 रुपया जोड़ लेता है, मैथ यूज हो गया। इंग्लिश, कहीं भी देखिए इंग्लिश बोलते हैं, वो डेली लाइफ में यूज करते हैं कि नहीं? ठीक है। हिंदी हम लोग बोलते हैं, बचपन से डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसके बाद साइंस, फिजिक्स भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, केमिस्ट्री भी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बायोलॉजी भी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो पढ़ाई को बोझ मत समझिए, कोई भी चीज़ को समझने की कोशिश करिए, अपने आप उसे अट्रैक्टिव यानी कि उससे अपने आप मज़ा आने लगेगा उसमें, ठीक है? तो कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट लीजिए, खुशी से पढ़िए। तो केवल ऊपर की ओर, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल ऊपर की ओर। आप लोग समझिए, जब खाना खाते हैं तो नीचे से खाते हैं, हम लोग ऊपर से खाते हैं, लेकिन पूछ रहा है पौधा जल तथा खनिज लवणों का परिवहन दिशा क्या होता है? तो हम लोग बता दिए हैं, पेड़ पौधा का तो ऊपर मुंह होता नहीं है, वो तो जो भी खनिज पदार्थ या जल है सो नीचे से, यानी कि नीचे से है, तो वास्तविकता है जो नीचे से लेता है तो उसका जो ताना, पेड़ पत्तियां जो होता है सो ऊपर होता है, तो वो केवल ऊपर की ओर ले जाएगा पौधों में खाद्य पदार्थों को, जल हो या खाद्य पदार्थों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। रक्त क्या है? तो पिछला वीडियो में हम बता दिए थे, लेकिन पिछला वीडियो जो था हमारा वो रक्त चैप्टर नहीं था, ये सब नहीं था,
इससे संबंधित, ब्लड से संबंधित क्वेश्चन नहीं था, फिर भी हम एक क्वेश्चन में बता दिए थे कि रक्त क्या है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देखिए। हम बोलते हैं जो हर एक बात मेरा है जो आंसर है किसी न किसी क्वेश्चन का, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखा कीजिए और शांति जगह पर पढ़िए जहां आप लोग का डिस्टर्ब ना हो। एकदम ध्यान कंसंट्रेट करके पढ़िए, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं कंसंट्रेट करके पढ़िए, हड़बड़ाइए नहीं, सब कुछ होगा। एकदम आराम से पैसेंस रख के पढ़िए, ठीक है। तो रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है तरल संयोजी ऊतक, बी है वास्तविक संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी है कंकाल तंत्र और ऑप्शन डी है एडिपोज ऊतक। देखिए कंकाल किसी को कहते हैं, कंकाल मान कर चलिए किसी भी आदमी को अगर मांस ऊपर से हटा दिया जाए तो जितना जो अंदर हड्डी बचता है उसी को कंकाल कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संयोजी ऊतक ये तो होगा नहीं, सी तो पहले खत्म, एडिपोज ऊतक भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर दें। रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित, ऑप्शनल के अनुसार हम मारेंगे, यहाँ तो थ्योरी है नहीं, सब्जेक्टिव है नहीं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि प्रोटीन की, यानी कि रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होता है, यानी कि रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन बी में है अकार्बनिक लवण ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी है ग्लूकोज एवं वसा की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन डी में है जल की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, जल की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। देखिए प्रोटीन तो हमारा ब्लड में पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी है अकार्बनिक लवण, तो ये तो पेड़ पौधा में पाया जाता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है। उसके बाद है ग्लूकोज एवं वसा, वसा किसको बोलते हैं, चर्बी कह सकते हैं, चर्बी नहीं समझे, चलिए समझते हैं। मान कर चलिए किसी व्यक्ति सालों भर बैठ के खाता है, ठीक है, सालों भर बैठ के खाता है, जब उसका तोंत निकल जाता है, समझे, तोंत पेट निकल जाता है उसका, तो पेट में सबसे अधिक उसकी वसा की मात्रा है सो भर जाता है, ठीक है। तो वसा की मात्रा जहाँ एब्जॉर्ब होगा एक जगह, वहाँ पर ही वास्तविकता है जो वहाँ का जो है मांसपेशियाँ विकास करने लगा हद से अधिक। तो देखिएगा खा खा के जो है सो व्यक्ति अपना वसा का एब्जॉर्ब कर लेता है कहाँ, तोंत में, और उसका पेट जो है से एकदम टंकी की तरह निकल जाता है, बैलून की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल जो है तो रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शनल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सीरम कहलाता है, तो सीरम क्या कहलाता है, आप लोग सुने होंगे कोरोना वायरस का जो एक टीका बना है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। यहाँ भी अपने आप में करंट अफेयर्स है, तो आप लोग को तो करंट अफेयर्स पूछता नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो सीरम कहलाता क्या कहलाता है, फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन बी है प्रोथ्रोम्बिन रहित प्लाज्मा और ऑप्शन डी है प्रोथ्रोम्बिन सहित प्लाज्मा, रहित प्लाज्मा सहित प्लाज्मा। तो हम वीडियो के शुरुआती में बता दिए हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन रहित प्लाज्मा है, इसमें रहित लगा है और इसमें सहित लगा है, तो थोड़ा सा शब्द को इधर उधर कर देता है। कुछ लोग कहते हैं हिंदी आसान है, हिंदी आसान नहीं है, इंग्लिश आसान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश भारी है। समझने के बाद कुछ भी भारी नहीं है, आप लोग को पता होगा। समझिए, किसी भी चीज़ को समझिए, इंसान से बढ़कर कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। समझने की कोशिश करिए, इतना मन में ठान लीजिएगा कि वो भी आदमी मैं भी आदमी, फिर उसको समझ में आ रहा है, फिर मुझको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। फर्क कितना रहता है, किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, तो किसी एक बार में नहीं, 2 बार 3 बार में से, लेकिन समझ में सभी को आएगा अगर समझने वाला प्रयास करे तो, और समझाने वाला का प्रयास तो रहता ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर को क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा जो है सो सीरम कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में कौन हृदय गति के दौरान, हृदय गति के दौरान मतलब हमारे हृदय धड़कता है उस समय, और पेरिकार्डियल झिल्ली होगा, यहाँ पर दिल्ली लिखा गया है, तो झिल्ली के बीच होने वाले संभावित
घर्षण से बचता है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन इजीली पूछते हैं, दिल्ली किसका राजधानी है? ठीक है, लगा होगा हंसी के तौर पे, तो कोई बात नहीं, लिखेंगे दिल्ली किसका राजधानी है। ठीक है, तो पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण बचाता है। तो ऑप्शन ए में है पेरिकार्डियल गुहा, ऑप्शन बी है पेरिकार्डियम, और ऑप्शन सी है पेरिकार्डियल द्रव लिक्विड, ऑप्शन डी है कार्डियक पेशी। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में यानी कि ऑप्शन 4 दिया गया है, इसमें से हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच वाले संभावित घर्षण से बचाता है। यानी कि मान के चलिए किसी भी जगह अगर मशीन चलता है या चैन चलता है तो वहाँ पर घर्षण से बचता है। तो हमारा जो दिल है तो धड़कता है, तो वहाँ पर किसी से घर्षण ना हो, यानी कि घिस ना जाए, अंदर का पार्ट पुर्जा, वो बचाता है कौन? समझे ऐसी बात। ऑप्शन ए में पेरिकार्डियल गुहा, ऑप्शन बी में है पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी में है पेरिकार्डियल द्रव, ऑप्शन डी में है कार्डियक पेशी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो पेरिकार्डियल द्रव। मान कर चलिए आप लोग को साधारण भाषा में समझाएं तो साइकिल जब चलाते हैं तो बारिश के समय देखिएगा, जो साइकिल जब चलाते समय बारिश खत्म हो जाएगा तो चैन का जो कितना पार्ट पुर्जा है वो सूख जाता है। तो उसमें कंटिन्यूअस नॉर्मलता लाने के लिए, यानी कि चलने के लिए, चैन को फ्री होने के लिए उसमें ग्रीस डालते हैं, जो वो चैन घिसे नहीं। चाहे जेसीबी को देखते होंगे आप लोग, जेसीबी देखते होंगे माटी खोदते समय, उसमें हर एक जगह जो उसका पार्ट पुर्जा बार बार मूव करता है, यानी कि घूमता है और निकलता है, उसमें देखते होंगे कि ग्रीस डालता है, क्योंकि ग्रीस डालने से उसका जो मूवमेंट है सो बना रहे, यानी कि उसका जो घुमाव है सो बना रहे, निकलना यानी कि रास्ता उसका फ्रेश रहे। और वो नहीं देगा तो उसमें घर्षण होकर वो घिसने लगेगा, घिसते घिसते खत्म हो जाएगा। कितना भी चीज़ देखते होंगे जो घिसने के बाद वो टूट जाता है। तो यही है जो हमारे दिल का जो धड़कन धड़कता है, तो उसमें एक पेरिकार्डियल द्रव यानी कि लिक्विड पाया जाता है, जो वहाँ पर धड़कने के लिए मूवमेंट हो अच्छे पूर्वक, घर्षण ना हो और घर्षण से घिसे नहीं, तो पता चलेगा घिस के एक दिन हमारा जो है मशीनें अंदर अंदर बंद हो जाएगा। अब बंद होगा तो ऑफिशियली है कि हमारा पूरा पार्ट पुर्जा काम करना ही बंद कर देगा। तो द्रव मतलब समझते हैं लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है पानी से थोड़ा सा होता है, वो जो मोटा टाइप का होता है। पानी को अगर बहा दिया जाए तो जल्दी बह जाता है, यानी कि प्रसरण यानी कि फैल जाता है, और लिक्विड जो है सो धीरे धीरे अपना विस्तार फैलाता है। ठीक है, तो लिक्विड का उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा सा लासा टाइप का रहता है, इतना समझ लीजिए, थोड़ा सा लासा टाइप का रहता है, उसको लिक्विड बोलते हैं। हमारे जो शीशा वाला जो टेम्परेचर मापने वाला थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर जो हम अपने बाजू के अंदर लगाते हैं, उसको अगर फोड़िएगा तो उसमें लिक्विड पाया जाता है, यानी कि द्रव। इतना समझ लिए, बहने वाला चीज़ को लिक्विड यानी कि द्रव बोलते हैं। ठीक है, और उड़ने वाला चीज़ को गैस बोलते हैं, और जो नहीं उड़ता है, इस एक जगह से दूसरी जगह हम उठा के रख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको ठोस बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या था? तो सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेसम होते हैं? हिंदी में बोले तो वेसम, इंग्लिश में बोले तो चेम्बर, कोष्ठक। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। मान कर चलिए हम एक हार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हार्ट का फिगर बना लेते हैं, यानी कि दिल। देखिए 4 चेम्बर होते हैं हम लोग में। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा हार्ट, और इसमें दे देते हैं ऐसे, तो ये हो गया हमारा 4 चेम्बर वाला। 1 2 ये होगा हमारा हार्ट। मनुष्य का जो चेम्बर होता है वो 4 होता है, 1 2 3 4। दाहिना आलिंद तो दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद, बायां निलय, दाहिना आलिंद तो बायां आलिंद,
दाहिना निलय तो बायां निलय, ये 4 चैम्बर होता है। तो पूछ रहा है किसको, मैमेलिया वर्ग के जंतु। तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि मैमेलिया के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, ठीक है। तो मैमेलिया के जंतुओं के हृदय में कितने वेशम होते हैं, चैम्बर होते हैं? 1 होते हैं, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी है 2 होते हैं, ऑप्शन सी है 3 होते हैं, ऑप्शन डी है 4 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 4 चैम्बर होते हैं। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं, जब मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं तो मैमेलिया जो है सो 4 चैम्बर वाला इसका भी हृदय होता है। तो जंतुओं के हृदय में, तो जंतु यानी कि मानव, देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो यहीं से आंसर मिल जाएगा। जंतुओं का जो चैम्बर होता है, हृदय का जो कोष्ठक होता है, वेशम होता है, वो 4 भागों में बांटा होता है। दाहिना निलय तो बायां निलय, दाहिना आलिंद तो बायां आलिंद, ठीक है। तो जंतु यानी कि 4 चैम्बर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? इसी से संबंधित है, इनमें किसकी दीवार जो है सो मोटी है? बायां आलिंद की है या बायां ने? तो अगला जब वीडियो लाएंगे तो उसमें कुछ फिगर भी लाएंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम फिगर लाए थे तो इसमें फिगर ऐड करना भूल गए, तो अगला वीडियो में हम फिगर के तौर पर भी समझेंगे, उसे अच्छा तरह से समझ में आए। और मेरा प्रयास है कि आप लोग समझ में आएगा अच्छा से। तो मोटी दीवार किसका है, बायां आलिंद का या दायां आलिंद का या बायां निलय का या दायां निलय का? तो इनमें से किसका जो मोटी दीवार यानी कि इसका जो दीवार है एक दूसरे को रोकने वाला, यानी कि मान लीजिए बायां आलिंद है और दायां निलय, तो दोनों के बीच का जो कौन सा दीवार है सो मोटा है? बायां आलिंद का है या दायां आलिंद का है या बायां निलय का है या दायां निलय का? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो बायां निलय का जो है तो दीवार मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? अवस्थित मतलब कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित है, किस जगह है, ठीक ना। तो त्रिदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो ऑप्शन ए है दायां आलिंद से निलय छिद्र पर, ऑप्शन बी है बायां आलिंद से निलय छिद्र पर, ऑप्शन सी है फुफ्फुस चाप पर, ऑप्शन डी है दाईं ओर और बाईं फुफ्फुस धमनी पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, दायां आलिंद से निलय छिद्र पर। त्रिदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो दायां आलिंद से त्रिदलीय कपाट पर स्थित होता है, यानी कि उस जगह अवस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं खुलती है। अग्र मतलब होता है आगे, अ से अग्र, और पश्च मतलब होता है प से पीछे। इतना समझिए, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अ से होता है आगे, अग्र उसी को बोलते हैं, और पश्च मतलब होता है पीछे, यानी कि अगला महाशिरा और पिछला महाशिरा कहाँ खुलती है? ऑप्शन देखते हैं, बायां निलय में खुलती है या दायां निलय में खुलती है या बायां आलिंद में खुलती है या दायां निलय में खुलती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा, दायां आलिंद में अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा खुलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एस ए नोड, और एस ए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर। साइनो ऑरिकुलर नोड है, तो साइनो ऑरिकुलर नोड कौन है? पेशी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है या संयोजी उत्तक है या कंकाल उत्तक है? यहाँ पर उत्तक होना चाहिए, उत्तर लिखा गया है, मिस्टेक टाइपिंग है थोड़ा सा, तो आप लोग कंप्रोमाइज करेंगे। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? एस ए नोड यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो भी होगा तंत्रिका उत्तक, यानी कि नर्वस सेल। उत्तक को कहते हैं सेल और तंत्रिका को कहते हैं कि नर्वस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में, या निम्नलिखित मतलब समझिए इसमें से हमको पूछ रहा है, दिया गया ना, इसमें से हमको पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में किस में शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है? यानी कि उसमें
कौन से इसमें है, फुसफुस शिरा में है जो ऑक्सीजन जनित मतलब ऑक्सीजन को ले जाता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है। फेफड़ा का हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, फेफड़ा में, शुद्ध होता है वहाँ पर फेफड़ा, यानी कि वहाँ समझिए कि वहाँ ऑक्सीजन को शुद्ध करने के यानी कि जो ब्लड शुद्ध होके आता है वो फेफड़ा में आता है, यानी कि वहाँ समझ लिए चौक है, फेफड़ा का चौक, ठीक है, शाम सुबह लगने वाला दुकानदारी का चौक है वो। तो वहाँ जो आता है वो शुद्ध ब्लड आता है ऑक्सीजन ले जाने के लिए। तो पूछता है कुछ, शुद्ध ऑक्सीजन जनित रक्त कहाँ का प्रवाह होता है, यानी कि प्रवाह मतलब आवागमन कहाँ होता है, फुसफुस शिरा से वो ले जाता है, उसका रास्ता कौन है, यानी कि NH, यानी कि समझ लीजिए नेशनल हाईवे ही समझ लीजिए। शुद्ध रक्त का जो होता है वो प्रवाह यानी कि कौन से रास्ता में आ जाता है, पिच रोड में आ जाता है या ढलवा में आ जाता है या पतरा सा रोड में आ जाता है, कौन, यानी कि फुसफुस शिरा में या फुसफुस धमनी में, या ऑप्शन सी है शिराएं में जाता है, या ऑप्शन सी है डी है सिरिकाएं में जाता है। तो शुद्ध रक्त जो है जो ऑक्सीजन को लेकर कौन से रास्ता से जाता है, तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, फुसफुस शिरा में, जो फुसफुस शिरा है यानी कि समझ लीजिए नेशनल हाईवे रोड है, इसी से वह शुद्ध रक्त को लेकर जाता है फुसफुस शिरा में, एकदम स्पीड में, एकदम हनहनाते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, रक्तचाप नहीं समझेंगे आप लोग, रक्तचाप उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, BP को हाई हो जाना। तो रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, यानी कि रक्तचाप अगर सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80, तो इसको सामान्य से बोल रहा है अधिक हो जाना, तो मान कर चलिए 130/90 हो जाए तो इसको सामान्य से अधिक हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, हृदयघात कहेंगे, या हाइपरटेंशन कहेंगे, या हाइपोटेंशन कहेंगे, या सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, क्या कहेंगे, तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हाइपरटेंशन कहेंगे। देखते होंगे किसी व्यक्ति को रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इधर उधर खूब मतलब बिना काम के इधर उधर टहलने लगता है और खूब बोलने लगता है कि किसी पर यानी कि जिसको मन करे जिसको पकड़ लेता है उसी पर बोलने लगता है और बस गुस्सा उतारने लगता है और खूब इधर से उधर मतलब वो परेशान सा महसूस होने लगता है। तो देखिएगा, फील कीजिए अपने आप में, हम बोल चुके हैं जब पढ़ाई को आप बोझ नहीं समझिए, अपने आप से जोड़ के कांटेक्ट करके रखिए। तो हाइपरटेंशन सोचिए, आप लोग का अगर टेंशन होता होगा तो कभी इधर जाते होंगे किधर, मतलब किसी चीज़ करने का यानी कि किसी काम करने का इच्छा नहीं करता होगा, टेंशन में इधर उधर बौखलाते रहते हैं। तो जब रक्तचाप बढ़ जाए ना तो वो हाइपरटेंशन हो जाता है, उसको हाइपरटेंशन यानी कि इधर उधर खूब भागने उगने लगता है इधर उधर और बिना मतलब को बोलने लगता है। तो उस व्यक्ति को आराम से उसको सुला देना चाहिए, लेकिन किसी को बात वो मानता नहीं, सिर्फ अपना बोलता है हाली। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 22 का। चलिए 23 क्वेश्चन करते हैं। 23 क्वेश्चन है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। क्वेश्चन यहाँ समझिए, यानी कि उच्च श्रेणी यानी कि बड़ा सा जंतुओं का शरीर का कौन सा जो तंत्र है यानी कि कौन सा भाग है शरीर का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों यानी कि शरीर की आवश्यकता के लिए ताकत वाला सामान जो है तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। ऑप्शन ए में है उत्सर्जित तंत्र, ऑप्शन बी में है रक्त परिवहन तंत्र, ऑप्शन सी में है श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी में है जनन तंत्र। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो रक्त परिवहन तंत्र जो है। तो हम जितना भी खाना पीना खाते हैं और उससे जो प्रोटीन विटामिन जो निकलता है वो रक्त ही है जो हमारा पूरे शरीर में यानी कि बॉडी में ढोने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है।
रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के अगर हिसाब से देखा जाए तो पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है, तो रक्त के करीब कितना परसेंटेज है। तो रक्त होता है 5 से 6 लीटर होता है मेल में यानी कि पुरुष में, और 4 से 5 लीटर होता है फीमेल में यानी कि महिला में। तो पुरुष के मामले में जो होता है महिला का 1 लीटर खून कम होता है। तो परसेंटेज में देखा जाता है तो ऑप्शन ए में है 25%, ऑप्शन बी में है 35% यानी कि 35%, ऑप्शन सी में है 55%, ऑप्शन डी में है 75%। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो इसका सी हो जाएगा 55% यानी कि 55% जो है तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का होता है करीब परसेंटेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। थक्का मतलब समझेंगे जमाने में मदद करता है। जमाने में मदद मान कर चलिए किसी व्यक्ति को कहीं किसी भाग पर कट जाता है, शरीर के किसी अंग पर कट जाता है, अगर किसी व्यक्ति को पोटेशियम के की कमी रहता है तो पोटेशियम के है जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। तो उसमें पोटेशियम के यानी कि विटामिन के का जो कमी रहेगा तो किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर मान के चलिए उंगली कट जाए, यहाँ पर उंगली कट जाए और ब्लड जो है से निकलना शुरू हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू होता है, उसको विटामिन के की कमी रहेगा, पोटेशियम के की कमी रहेगा, तो उसको रक्त का थक्का नहीं बनेगा यानी कि वह जमता नहीं है और वो ब्लड लगातार चलते रहता है। तो उसी को पूछता है कि इनमें से कौन है जो रक्त को थक्का में सहायक होता है, यानी कि रक्त को जमाने में यानी कि कहीं कट जाए तो वहाँ हाथ से भर जम जाए और जमता होगा तो देखिएगा पीला टाइप का ब्लड, वो भी ब्लड है, और पंथेरुज टाइप का यानी कि पानी टाइप का उजला उजला ऊपर रहता है, तो वो ही पोटेशियम के होता है यानी कि रक्त को थक्का जमाता है। तो बहुत सारे व्यक्ति को वो रक्त का थक्का नहीं जमा पाता है और लगातार कंटिन्यूअस ब्लड जो है से चलते रहता है, निकलते रहता है, जिससे टेटनस का भी शिकार कितना व्यक्ति को होना पड़ता है। तो ऑप्शन ए में है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी में है फाइब्रिनोजिन, ऑप्शन सी में है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी में है लसिका। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो फाइब्रिनोजिन जो है तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ब्लड यानी रक्त यानी खून, जो खून का जो रंग है सो लाल क्यों होता है, सोचिए। अब कभी सोचे हैं जो रक्त है से लाल क्यों है, काला क्यों नहीं रहता है, उजला क्यों नहीं रहता है, पीला क्यों नहीं रहता है, हरियर क्यों नहीं रहता है, रक्त का खून लाले क्यों होता है और होता है तो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी में है हेपारिन, ऑप्शन बी में है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन डी में है फाइब्रिनोजिन। किसके कारण होगा, तो आप लोग पढ़िए ध्यानपूर्वक, इस वीडियो को देखिए, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और इस वीडियो के लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आपको कितना सही हुआ, कितना में कितना सही हुआ। क्वेश्चन 40 है, 40 में आप लोग को कितना सही हुआ, आप लोग कितना अटेम्प्ट किए, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा जो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हाँ चलिए कम से कम बच्चों को समझ में आ रहा है, तभी तो पसंद, लाइक मतलब होता है पसंद करना, तो पसंद आ रहा है वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तब पूरा बुक हम कवर करेंगे, क्लियर करेंगे, और सब्जेक्टिव भी लाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब्जेक्टिव भी लाएंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव हम कर लेते हैं, सब्जेक्टिव भी लाएंगे और सब्जेक्टिव भी और बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करते हैं और अपने दोस्तों को जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है किसके कारण जो है सो रक्त यानी कि ब्लड जो है सो लाल दिखता है, तो हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसके राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, यानी ऑक्सीजन को ढोने वाला को क्या कहते हैं। हेपेरिन ढोता है, या फाइब्रिनोजिन ढोता है, या प्रोथ्रोम्बिन ढोता है, या हीमोग्लोबिन ढोता है। तो ऑक्सीजन को शरीर में हमारा ले जाने और लाने का काम कौन करता है। तो आप लोग क्वेश्चन को सही समय से फोकस डाल के, नहीं तो आप हेडफोन लगा के देखिए और समझिए। हम हर एक
बात जो बोलते हैं वो अपने आप में एक आंसर है। आप लोग को बिलीव नहीं होता है, आप लोग को विश्वास नहीं होता है, चलिए हम उस क्वेश्चन में हम प्रूफ के साथ बता देते हैं। ऑक्सीजन का वाहक यानी कि ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। हम पिछला क्वेश्चन में हम बताए होंगे जो हमारा ऑक्सीजन है, हम लोग जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा में जाके जमा होता है, वहाँ शुद्ध होता है, वहाँ छानने का काम करता है। चौक है, याद आया? चौक चौक बोल रहे थे क्वेश्चन में, वहाँ हमारा ऑक्सीजन जाता है और वहाँ से हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं? अभी इससे पहले जस्ट क्वेश्चन किए हैं, जो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन लाल किस में होता है? तो रक्त में, यानी कि ब्लड में। तो ब्लड हमारा फेफड़ा तक आता है, तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? रक्त यानी कि ब्लड। अगर उसको फेफड़ा तक आता है, मानकर चलिए किसी सामान को आप लाने जाते हैं किसी दुकान पर, अगर वहाँ आपको सामान नहीं मिलता है, बहुत दूर से आए कि नहीं, वहाँ सामान मिल जाता है और नज़दीक छोड़ दिए, मतलब उसके बगल वाला छोड़ दिया और उसमें चले गए हैं कि नहीं, वहाँ सामान भी अच्छा मिलता है और कम रेट में मिलता है, अगर उस पर चले गए आशा से और वहाँ पर मान कर चलिए एक बार एक आपको कहता है कि नहीं रेट बढ़ गया है, आपको इतना में सामान नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ से निराश होकर चले आते हैं। तो इसी तरह ऑक्सीजन जो है, रक्त जो है सो हमारा फेफड़ा तक जाता है ऑक्सीजन लाने के लिए, और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है किसी कारणवश फेफड़ा में, तो वापस आता है ब्रेन तक, और ब्रेन को बोलते हैं भैया ऑक्सीजन हमको नहीं मिला। तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारा शरीर का जो पूरा मशीन है, इंजन है, तो ब्रेन में है, तो आप बिना तेल और डीजल का तो चलेगा नहीं। तो ब्रेन जो है तो वो काम करना बंद कर देता है। जैसे ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको यानी कि डीजल उसको तो मिलता नहीं है, तो वो काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे। तो पता चलता है कि आदमी बेहोशी की ओर जाने लगता है और वो कहीं भी डगमगा के गिर जाता है, डगमगा के। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन रक्त का लाल होने का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 है, फुसफुस चाप निम्नलिखित में से कहाँ निकलती है? तो फुसफुस चाप कहाँ निकलती है? ऑप्शन ए है बायां आलिंद से, ऑप्शन बी है दायां निलय से, ऑप्शन सी है बायां आलिंद से, ऑप्शन डी है दायां आलिंद से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा वो दायां निलय से फुसफुस चाप जो है से निकलती है, दायां निलय से। 4 चैम्बर होता है हमारे शरीर हार्ट में, यानी कि दिल में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो द्विदलीय कपाट जो होता है सो कहाँ, किस जगह स्थित होता है, यानी कि कौन जगह रहता है? समझिए साधारण भाषा में, आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ते होंगे एग्जाम में, एग्जाम हॉल में उसका कुछ निर्देश दिया हुआ रहता है, तो कहता है कि विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपना शब्दों में दे, यानी कि वहाँ पर विद्यार्थी का माइंड टेस्ट होता है, ब्रेन टेस्ट होता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग समझते हैं कि क्या पूछ लिया, हम लोग का ब्रेन टेस्ट होता है, जो हम लोग पढ़े हैं वो किस भाषा में, किस लैंग्वेज में, किस टाइप का हम आंसर देते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए अपने भाषा में उत्तर दे, उसका आंसर दे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? बायां आलिंद से नीलय छिद्र पर अवस्थित होता है, या दायां आलिंद से नीलय छिद्र पर अवस्थित होता है, या ऑप्शन सी है फुसफुस चाप पर अवस्थित होता है, या ऑप्शन डी है अंतरा आलिंद भित्ति पर अवस्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा इसका राइट आंसर। बायां आलिंद से नीलय छिद्र पर जो होता है द्विदलीय कपाट स्थित होता है, यानी कि वहां रहता है, उसी जगह मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाधमनी चाप इनमें कहाँ निकलता है? तो महाधमनी चाप है जो कहाँ निकलता है, पूछते होंगे ना जे भाई जी ये रोड कहाँ जाता है, कहाँ निकलेगा ये रोड। तो उसी तरह महाधमनी जो है से कहाँ निकलता है? 4 चैम्बर में से, दायां आलिंद से, या बायां आलिंद से, या दायां निलय से और बायां आलिंद से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? महाधमनी इसमें कहाँ से निकलता है? तो दायां आलिंद से निकलता है, या बायां आलिंद से निकलता है, या दायां निलय से निकलता है, या बायां निलय से निकलता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, मान के चलिए दायां आलिंद है तो बायां आलिंद भी होगा, ठीक है। दायां निलय होगा तो बायां निलय भी होगा, यानी कि दो दुनिया में कोई भी भगवान दुनिया में जे चीज बनाए हैं वो जोड़ा में बनाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, बायां आलिंद जो है महाधमनी खुलता है यानी निकलता है। क्वेश्चन नंबर
31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है रक्त परिवहन के दौरान यानी कि रक्त ले जाने के दौरान, हम क्वेश्चन भी साधारण भाषा में पढ़ देते हैं। तो रक्त परिवहन यानी कि रक्त को ले जाने के दौरान हृदय में रक्त का भरना, हृदय में रक्त का भरना यानी कि हमारा हृदय में हार्ट में रक्त को भर जाना, उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? भरना और बाहर निकलना क्या कहलाता है? सिस्टोल या डायस्टोल या हृदय चक्र या द्विगुण परिवहन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा 31 क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, हृदय चक्र जो है सो हृदय में हमारा खून भर जाना और निकलना को हृदय चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में है एक स्वस्थ व्यक्ति का समानांतर स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? तो आप लोग हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट करते होंगे तो इसका राइट आंसर तो आप लोग टिक कर चुके होंगे। रक्तचाप पूछ रहा है तो यानी कि बीपी पूछ रहा है, यानी कि सामान्य यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो 120/80 हम पिछला वीडियो में बता दिए, तो इसको समझाने की बात तो है नहीं। आप लोग हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। हम लोग जब भी बोलते हैं तो किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर बोलते हैं, तो आप लोग जो क्वेश्चन आने वाला भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन यानी कि एक कोशिकीय कोई शैवाल है उसमें जल का परिवहन यानी कि जल का ले जाने का काम कौन करता है? होता है ले जाने का परिवहन कैसे होता है? प्रासरण द्वारा होता है या चलनी नालिकाओं द्वारा होता है? ऑप्शन सी है विसरण द्वारा होता है या ऑप्शन डी है जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, विसरण द्वारा जो है सो कोशिकीय शैवालों में, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन यानी कि जल का ढोने यानी कि ले जाने का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34। पानी एवं घुलित खनिज का पौधा में स्थानांतरण, पानी एवं घुलित खनिज का यानी कि पानी, इतना समझ लिए, पानी और खनिज पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण यानी कि ले जाने स्थानांतरण होता है, यानी कि ले जाता है कौन? जाइलम नालिकाओं द्वारा जाता है या फ्लोएम द्वारा जाता है, मृदुक द्वारा जाता है? तो पानी का जो ले जाता है ऊपर पेड़ पौधा में वो जाइलम ले जाता है, जल से जल, जल से जाइलम, और फ्लोएम ले जाता है खाद्य पदार्थों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 34 का? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ये होगा, जाइलम नलिकाओं जो है, नलिकाओं वो घुलित खनिज पदार्थों यानी कि जल में पानी में घुला हुआ खनिज पदार्थों का, खनिज का जो है तो वो ले जाता है जाइलम। पानी में बहुत सारे खनिज घुले रहते हैं तो उसको ले जाता है कौन? जाइलम। यहाँ पर अगर खनिज पदार्थ दे देता तो फ्लोएम होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थों का। अब खाद्य पदार्थों का देखिए, हम बोले ना कि हम जितना भी हम बोलते हैं वो सब अपने आप में आंसर है। तो पिछला बोला था कि पौधों में पानी खनिज घुलित, और इसमें बोलता है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी कि खाद्य पदार्थ का ढोने का काम कौन करता है, यानी कि पेड़ पौधा में ले जाने का काम कौन करता है? कौन से गाड़ी है, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है? समझ, तो ग्लूकोज ले जाता है या सुक्रोज ले जाता है या स्टार्च ले जाता है या प्रोटीन ले जाता है? यानी कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? यानी कि ग्लूकोज के रूप में होता है या सुक्रोज के रूप में होता है या स्टार्च के रूप में होता है या प्रोटीन के रूप में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सुक्रोज के रूप में जो है सो खाद्य पदार्थों का, यानी कि पौधों में जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी कि ले जाने का काम जो सुक्रोज के रूप में जाता है उसके शरीर में, हम लोग के विटामिन और प्रोटीन के रूप में जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36 है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? यानी कि फ्लोएम जो है से खाद्य पदार्थों का ले जाता है और जाइलम जल को ले जाता है। तो यानी कि समझिए जाइलम जो है से पीने योग्य पानी को ले जाता है, पानी को ले जाने का काम करता है जैसे जाइलम, और फ्लोएम जो है सो खाना ले जाने का काम करता है, फ्लोएम खाना ले जाता है और जाइलम जल ले जाता है। तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन यानी कि पौधों में जो है सो ढोने का खाद्य पदार्थ खाना ले जाने का काम, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? यानी कि कौन से दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर ले जाता है खाद्य पदार्थों का पेड़ पौधा, नीचे की ओर ले जाता है या ऊपर की ओर ले जाता है या केवल ऊपर और नीचे दोनों ले जाता है? इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ऊपर और दोनों की ओर ले जाता है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर ले जाता है फ्लोएम जो है से खाद्य पदार्थों के। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नीचे से लिया ऊपर, तो ऊपर और नीचे दोनों की, यानी कि मान कर चलिए पेड़ है तो यहाँ जाता है तो इस सब में भरपाई ऊपर करता होगा ना, तभी तो ले जाता होगा। तो ऊपर से नीचे की ओर ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37 है जल तथा घुलनशील लवण का, यानी कि जल में घुला हुआ कोई भी चीज हो, खनिज लवण हो, उसको घुलनशील लवण कहते हैं। मूल रोम से पत्तियों तक, मूल रोम से पत्तियों तक किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है, यानी कि नीचे से ऊपर पत्तियों तक किस क्रिया के द्वारा जाता है? कॉर्टेक्स द्वारा जाता है, यानी कि जल का बात किया है। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन पर। जल का बात किया है तो आप लोग जल से समझ रहे होंगे जल को ले जाने का काम कौन करता है, तो याद होगा जाइलम। तो क्वेश्चन नंबर सी 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी है, जो जाइलम जो है सो जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की काम करता है। जाइलम जल ले जाता है पत्तियों तक, और सूर्य का प्रकाश आता है पत्तियों तक, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन पीछे की है, वही है, यानी कि खून जो है किसके कारण लाल दिखता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है शब्द को इधर उधर किया हुआ है, तो हिंदी आसान नहीं है, थोड़ा सा भारी है। अगर नहीं समझने वाले के लिए, अगर समझते होंगे तो आसान है। तो रक्त किसकी उपस्थिति के कारण, यानी कि ब्लड में कौन से चीज़ के रहने के कारण लाल दिखता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है शुद्ध या ऑक्सीजन जनित युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित यानी कि शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का, नहीं कि ढोने का काम कौन से करता है? कौन गड़ी है? धमनियां हैं या सिराएं हैं या अलिंद है या नीले हैं? कौन काम करता है? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो 39 का राइट आंसर होगा वो डी हो, सॉरी ए होगा, धमनियां। धमनी है, ऐसे समझिए थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार, ढोने का शुद्ध यानी कि शुद्ध रक्त को ढोने का काम कौन करता है? तो धमनी। ढ से ढोने और ध से धमनी। थोड़ा सा रिलेट करके एक चैन की तरह आप को रिलेट करके आंसर को याद कीजिए, और रट्टा नहीं मारिए, समझने का कोशिश कीजिए। मेरा प्रयास रहेगा समझाने का, आप लोग फोकस डाल के समझिए। एक बार में नहीं समझ में आए तो हम कई उदाहरण लेके समझते हैं, तो आप लोग वीडियो को एक बार दो बार देखते रहिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, और ये वीडियो का लास्ट और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। शिथिलन मतलब होता है सिकुड़ना। तो हृदय के वेश्मों का शिथिलन यानी कि सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है या डायस्टोल कहलाता है या हृदय संकुचन कहलाता है या तालबद्ध संकुचन कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर जो है हम बता दिए हैं कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। शिथिलन मतलब होता है सिकुड़ना। क्वेश्चन मतलब होता है सिकुड़ना। तो हृदय के वेश्मों का यानी कि हृदय के जो पार्ट है उसको शिथिलन यानी कि सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है या डायस्टोल कहलाता है? हृदय संकुचन कहलाता है या तालबद्ध कहलाता है? तो इसका जाते जाते इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे विस्तार रूप से, जिसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो सिर्फ आप ए बी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, और उनको लाइक करेंगे जो आंसर देंगे, और समझेंगे कि आप लोग अच्छा पूर्वक से पढ़ते होंगे, ध्यान पूर्वक से फोकस डाल के पढ़ते हैं। तो 40 का जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में लगाना नहीं भूलेगा,
और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ये समझ में आया या नहीं। और समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इस चैनल से जुड़िएगा। अध्ययन सागर भाई DK में, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर जुड़िएगा और अधिक से अधिक वीडियो को फैलाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद।